फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एसएसटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ से। तो देखिए काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जो मैं अभी तक आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज यहाँ पर जो आप लोगों की सीरीज़ कर रहे हैं, देखिए अभी ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे उनके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग ऑफलाइन एग्जाम जो हुए हैं वहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट लिखा गया है कि युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। बी पॉइंट है भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगी। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय उद्योग है उसका विस्तार हुआ और भारतीय उद्योग समूह जो थे वो विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। ए पॉइंट दिया गया है 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर, जो ज्योतिराव फूले थे उन्होंने ही गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। बी पॉइंट है फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी एक विशेषता हमारे संविधान की है। फर्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को अपनाना, सभी नागरिकों को समान अधिकार देना, भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार होना। तो देखिए तीनों ही पॉइंट्स जो हैं वो हमारे संविधान की विशिष्टता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही तरीके से सुमेल किया गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सिंह सभा, सेकंड है अलीगढ़ आंदोलन, थर्ड है प्रार्थना समाज और लास्ट है वेद समाज। तो देखिए कौन सा जो है वो सही तरीके से सुमेल है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर सुमेल किया गया है। अलीगढ़ आंदोलन जो किससे संबंधित है, आधुनिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, उनके जो कार्य है इसका जोड़ा आप लोगों को सही बताना था वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप लोगों को दी गई है, कौन सा एक्ट कब पारित हुआ ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है पहला, सेकंड है इलवर्ट बिल, थर्ड है संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम और लास्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1878 में। इसके बाद देखिए जो इलबर्ट बिल है वो कब पास हुआ था, तो 1883 में हुआ था। इसके बाद संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम ये हुआ था 1882 में। और देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए कुंभियों से थे, पेशवाओं से थे, चितपावन ब्राह्मणों से थे या फिर देशमुखों से थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा अधिकांश जो समुदाय थे वो कौन से समुदाय से आए हुए व्यक्ति थे, तो वो थे कुंभियों से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। तो देखिए बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी और सी पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वायुदाब से संबंधित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए चांद पर वायु नहीं है अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायुदाब में अंतर तापमान में विभिन्नता के कारण होता है। वायु सदैव उच्च ताप से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल
सही हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायुदाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। इसके अलावा वायु सदैव उच्च क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अवसादी शैल के दो प्रकार होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बी है, द्रवित लावा से बनने वाली शैल अग्नाशय शैल कहलाती हैं। सी है, एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। तो देखिए सी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा द्रवित लावा से बनने वाली शैल अग्नाशय शैल होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए जो यहाँ पर अवसादी शैल है इसके दो प्रकार होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, अवसादी शैल के दो प्रकार नहीं हैं यहाँ पर, किस चीज़ के हैं? देखिए ये जो 2 टाइप्स होते हैं किसके होते हैं? ये आग्नेय शैल के होते हैं, ना कि अवसादी शैल के। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट गलत हो जाता है, बी और सी जो है वो केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही हैं? देखिए दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं, दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित हैं, दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधि से संबंध हैं, या फिर दोनों को समान प्रकार के अव्यवस्थित लाभ मिलते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए बी, सी और डी पॉइंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल गलत है, दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं। इसके अलावा बी, सी और डी पॉइंट तीनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुसु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। ए पॉइंट यहाँ पर है, सुसु की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है। नदी के पानी में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है। गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? देखिए जो सुसु डॉल्फिन है वो अंधी हो रही हैं, ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत है, बल्कि इनकी उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है, ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट है? ए दिया गया है स्थानीय समुदाय का विस्थापन, बी है निम्न क्षेत्रों का जल प्लवन, सी है स्थापित करने में खर्चीला या फिर अम्ल वर्षा कराता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा? तो देखिए ए भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ये अम्ल वर्षा कराता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। तो ये तीनों यहाँ पर क्या है? ये जो दोनों हैं वो गलत हैं, ए, बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं? पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और जज हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, लोक अभियोजक और न्यायाधीश हैं, या फिर पुलिस है, लोक अभियोजक है, न्यायाधीश है और लोग हैं, या फिर पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए पुलिस होती है, लोक अभियोजक होता है, बचाव पक्ष के वकील होते हैं और न्यायाधीश होता है। ये 4 प्रमुख अंग हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, नेपाल में 2008 में किस तरीके का परिवर्तन आया? राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ, लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ, राजतंत्र से कुलीन तंत्र की तरफ, या फिर कुलीन तंत्र से राजतंत्र की तरफ? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो देखिए नेपाल में 2008 में जो परिवर्तन आया वो था राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़ें। ए पॉइंट यहाँ पर है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट है जो सही है?
तो देखिए यहाँ पर बी और सी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। लेकिन जो ए पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है वो गलत है कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का अंतरात्मा माना जाता है? नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार को, या फिर मौलिक अधिकार? तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही होगा? तो देखिए मैंने आपको भारतीय संविधान की क्लास में कराया, किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों ही आते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो 233 होती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, देखिए कुल संख्या यहाँ पर गलत लिखी हुई है। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य, देखिए 10 नहीं होते हैं, 12 होते हैं यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए डी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ए और डी पॉइंट यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? सिख, मुस्लिम, महिलाएं और परलैंगिक? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए वो हैं मुस्लिम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है। भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र, मार्च 1931 के एक अखबार की कतरन, भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्य पुस्तक, या फिर भगत सिंह की कारागृह में फोटो? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी सोर्स होगा वो होती हैं पाठ्य पुस्तक, ना कि पत्र होता है, ना ही अखबार की कतरन है और ना ही फोटोग्राफ, बल्कि क्या हो जाएगा, जो पाठ्य पुस्तक लिखी जाती हैं क्रांतिकारियों के ऊपर, ठीक है, ये जो कवि लिख करके छोड़ देते हैं पुस्तकों को, जिनसे हमें नॉलेज पता चलती है, पास्ट के बारे में पता चलता है, तो वो क्या होते हैं? वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड प्रासंगिक है? फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, इसे जिस स्मारक पर चर्चा हो रही है उससे संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। खर्चा कम होना चाहिए और अधिक दूर नहीं होना चाहिए, देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए, देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापक के उपागम का खुले अंत वाला होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर ओपन एंडेड होना चाहिए। कथन सेकंड दिया गया है, सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को इसे समझने में कठिनाई होती है। देखिए जो सामाजिक विवाद होते हैं उनको कक्षा में चर्चा करनी चाहिए और यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं करनी चाहिए, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन ए तो सही है परंतु सेकंड क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है, मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसीलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। न्यूनतम मेहनताना कानूनों से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि घरेलू नौकरों की यहाँ पर हितों की रक्षा के लिए नहीं है ये, तो यहाँ पर देखिए सी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है?
विद्यार्थी कक्षा की गतिविधियां हेतु कार्यक्रम का निर्णय लेते हैं। विद्यार्थी केवल, देखिए केवल यहाँ पर हो गया, केवल शिक्षक को सुनते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। देखिए केवल सुनना नहीं है और ना ही उनके निर्देशों का ऐसे ही पालन करते जाना, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और गलत ही यहाँ पर पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साल के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन या फिर सहपाठी आकलन। देखिए साल के अंत की बात इन्होंने की है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, साल के अंत में जो असेसमेंट होता है उसको कहा जाता है योगात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? आतपन, घूर्णन, परिक्रमण या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए पृथ्वी पर दिन रात बनने की जो समझ होती है उसके लिए क्या होना चाहिए, घूर्णन की समझ होनी चाहिए। ये जो अवधारणा है ये आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की ज़रूरत क्यों है? समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों की समझ और क्षमताएं जानने के लिए, विद्यार्थियों से गृह कार्य पूरा करवाने के लिए या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। देखिए केवल परीक्षा सेंट्रिक आप लोगों को नहीं बनाना है एनवायरनमेंट, ना ही गृह कार्य को कंप्लीट करवाना है, ना ही समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा करना है, बल्कि क्या है, विद्यार्थियों की समझ और उसकी क्षमता के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर अपने विचार लिखने को कहती है। कार्य खत्म करने के बाद विद्यार्थी अपने लेख अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं और उसमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षक कौन सी मूल्यांकन रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो देखिए सहपाठी आकलन का है, समूह आकलन का है, स्व आकलन का है या फिर पोर्टफोलियो आकलन का है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, जो शिक्षक है वो पीयर असेसमेंट करवा रहा है, सहपाठियों के साथ जो असेसमेंट होता है उसको कहा जाता है पीयर असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि से, ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से जहां अधिगमकर्ता ने भ्रमण किया हो, या फिर ग्रामीण एवं शहरी स्थानों में वित्तीय परिसंपत्तियों से, या फिर कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो देखिए जो सांस्कृतिक पूंजी होती है वो किससे बनी होती है, परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि से। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं का पता करना चाहता है? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है, क्यों? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आमतौर पर पाए जाने वाले 2 दृढ़ काष्ठ वृक्षों के नाम बताइए। शंकुधारी वन के उपयोग का वर्णन कीजिए, या फिर कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बताना है आप लोगों को किस चीज़ का पॉइंट, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जहाँ पर बच्चे का विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं का पता करना संभव है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो आंसर इजीली कर देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्यों, तो यहाँ पर बच्चे की क्या है, रीजनिंग एबिलिटी शो होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की क्लास आज कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आई थी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।